हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, क्वेश्चन चल रहे थे हमारे 12th वाले बोर्ड के आए हुए, और उन क्वेश्चंस में से 2023 का एक क्वेश्चन हमारे से रह गया था। हमने 2023 के कर लिए, 22 के भी कर लिए, 21 के आज हमें करने हैं, लेकिन 2023 का एक क्वेश्चन हमारे से वहां से छूट गया था, इसलिए आज पहले उसको लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पे मैंने वो क्वेश्चन डाल दिया है। अब देख लो जरा इसको कि इस सवाल में क्या बोला है। पहले आज इसे ही करेंगे। देखो इसमें सवाल में क्या कहा है, ए कैपेसिटर इज ए सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर। ठीक है, ये एक केस स्टडी का क्वेश्चन है, पढ़ते हैं इसको जरा। एक कैपेसिटर क्या होता है, इन्होंने पहली लाइन में लिखा कि एक कैपेसिटर जो है वो दो कंडक्टर्स, मतलब दो कंडक्टिंग मटेरियल को पास पास रख दो और बीच में उनके इंसुलेटर भर दो, यही कहा है। कैपेसिटर इज सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर। जैसे एक प्लेट रखी, दूसरी प्लेट रखी और बीच में भर दिया उनके प्लास्टिक, ऐसे, तो ये बन गया बच्चों कैपेसिटर। पहली लाइन हमें यही समझाना चाहती है कि दो कंडक्टर्स के बीच में अगर प्लास्टिक भर दे या कोई भी इंसुलेटर भर दे, प्लास्टिक के अलावा कुछ भी हो सकता है, वो भर दे तो ये कैपेसिटर बन जाता है, ये कैपेसिटर बन गया। ठीक है, फिर आगे बोला द टू कंडक्टर्स हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्ज विद ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दैम। मतलब ये जो दोनों प्लेट्स हैं, दो कंडक्टर हैं, इन पे एक पे प्लस का क्यू चार्ज होगा तो दूसरे पे माइनस का क्यू चार्ज होगा। सेम चार्ज होंगे लेकिन नेचर में अपोजिट होंगे। ठीक है, और इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा V। पहली प्लेट और दूसरी प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, दूसरी लाइन में इन्होंने ये बोला। फिर द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन, शेप, साइज एंड सेपरेशन। जो इसका कैपेसिटेंस है वो इसके शेप, साइज और कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। हाँ करता है, क्योंकि C की जब हम यहाँ से वैल्यू निकालते हैं तो आपके याद होगा वो आती है K एप्सिलॉन नॉट A बटे में D। K तो है, इसके अंदर जो भर रखा है आपने बच्चों डाई इलेक्ट्रिक, इसके अंदर जो डाई इलेक्ट्रिक भर रखा है उसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है K तो, और A है प्लेट का एरिया, दोनों प्लेट का सेम एरिया है, और D है दोनों प्लेट्स के बीच का बच्चों गैप। ये तो देखो प्लेट्स के गैप पे भी डिपेंड कर रहा है, प्लेट के एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब ये लाइन इन्होंने बिल्कुल ठीक लिखी है कि कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन, उनकी शेप, साइज और सेपरेशन पे डिपेंड करेगा। हाँ करेगा, ऑफ द सिस्टम एंड ऑल्सो ऑन द नेचर ऑफ इंसुलेटर सेपरेटिंग टू कंडक्टर्स। और के पे भी डिपेंड करेगा, उनके बीच में जो हमने ये इंसुलेटर भरा है उस पे भी डिपेंड करेगा, के पे भी डिपेंड करेगा। फिर आगे पढ़ो, दे आर यूज्ड टू स्टोर चार्जेस। इन कैपेसिटर का मतलब हम यूज क्या करते हैं, इनके अंदर चार्जेस को स्टोर करके रखा जाता है। बिल्कुल सही लाइन है। आगे पढ़ो, लाइक रजिस्टर्स कैपेसिटर कैन बी अरेंज्ड इन सीरीज और पैरेलल। रजिस्टर की तरह कैपेसिटर को भी सीरीज और पैरेलल में लगाया जा सकता है, और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, या सीरीज और पैरेलल दोनों में लगाया जा सकता है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। जैसे हम दो रजिस्टर को आपस में सीरीज में जोड़ देते हैं, R1 और R2, ऐसे ही कैपेसिटर को भी हम सीरीज में जोड़ सकते हैं। लेकिन सीरीज का, और मान लीजिए एक C1 है एक C2 है, लेकिन सीरीज का जो फॉर्मूला हम, मतलब इन्होंने नहीं बोला, मैं आपको याद दिला रहा हूं, इन्होंने तो यहीं तक की बातें बोली है कि जैसे रजिस्टर्स को सीरीज में लगा सकते हो, कैपेसिटर को भी सीरीज में लगा सकते हो, रजिस्टर को पैरेलल में लगा सकते हो, कैपेसिटर को भी पैरेलल में लगा सकते हो। ये बहुत बातें बोली है, या दोनों में लगा सकते हो, पैरेलल और सीरीज दोनों में। अब यहां से इन्होंने बोला, तो अब हमें कुछ बातें याद होनी चाहिए। ये तो इन्होंने कुछ बातें इन्होंने हमें समझा दी, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स हमें इनके याद होने चाहिए। जैसे कैपेसिटर में याद करो कि जब कैपेसिटर को सीरीज में या पैरेलल में लगाते थे तो क्या क्या फॉर्मूले होते थे। जो रेजिस्टेंस में फॉर्मूले, रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाया R1 प्लस R2, कैपेसिटर में उल्टा होता है, वो पैरेलल के लिए फॉर्मूला होता है। देखो मैं ये फॉर्मूला मैं अपनी तरफ से याद दिला रहा हूं, मतलब जो हमें याद होना चाहिए। R1 और R2 मान लो दो हैं, ये सीरीज में लगे हुए हैं, तो इनका इक्विवेलेंट आता था R इक्विवेलेंट बराबर
R1 प्लस R2। लेकिन अगर कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए होंगे बच्चों C1 और C2, तो C इक्विवेलेंट आएगा, वो वाला फॉर्मूला लगेगा जो रेजिस्टेंस का पैरेलल में लगता है, 1/C इक्विवेलेंट, C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/में C1 प्लस 1/में बच्चों C2। ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो ये फॉर्मूला रेजिस्टेंस में पैरेलल में लगता है, लेकिन यही फॉर्मूला कैपेसिटर में सीरीज में लगता है। फिर इसका उल्टा, अगर कैपेसिटर पैरेलल में लगे हों, कैपेसिटर पैरेलल में लगे हों तो C1 और C2, तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी C1 प्लस C2। ये बच्चों याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये आप लोगों को यहां पर पता होना चाहिए, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब यहां से एक काम कीजिए, अब पढ़िए सवाल। अभी तक तो ये स्टडी जो हमने पढ़ ली और कुछ बातें जो हमें खुद को पता थी वो, अब इन्होंने जो कहा है, अब जरा उस सवाल पे आते हैं। इन्होंने कहा फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी एज शोन इन डायग्राम। डायग्राम के अंदर देखो, ये है डायग्राम, और इस डायग्राम के अंदर हमें इन दोनों ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। चलो निकाल देंगे। सबसे पहले ऐसे डायग्राम में कैसे सॉल्व करते हैं, तो पहले तो ये देखते हैं कि कौन सीरीज में कौन पैरेलल में। तो हमें यहाँ ना तो कोई सीरीज में नजर आ रहा है ना कोई पैरेलल में नजर आ रहा है, हमको तो यहाँ बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज नजर आ रहा है। वो कहाँ है सर? देखो मैं दिखाता हूँ आपको, पहले मैं याद दिलाता हूँ कि व्हीटस्टोन ब्रिज था क्या। एक कैपेसिटर ये लगाया, एक कैपेसिटर ये लगाया, एक यहां लगाया और एक यहां लगाया। ऐसे समझो जैसे एक स्क्वायर के चारों साइड पे हमने कैपेसिटर लगा दिए। आ रहा है डायग्राम? हाँ ठीक है। इसे कहते थे C1, C2, C3 और C4, ठीक है। इस स्क्वायर के चारों साइड में कैपेसिटर हमने लगा दिए। एक कॉर्नर को बैटरी के एक टर्मिनल से लगाया, एक कॉर्नर को एक, और दूसरे, मतलब ये समझो इस स्क्वायर के एक डायगोनल पे तो बैटरी सेट कर दी और दूसरे डायगोनल पे हमने कैपेसिटर सेट कर दिया C5। दूसरे डायगोनल में हमने क्या लगा दिया? कैपेसिटर। अब कहानी ये है कि ये इस स्ट्रक्चर को, इस शेप को हम व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं बच्चों। लेकिन बात यह है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज ऐसे, इसमें क्या खास बात है? तो इसमें खास बात ये होती है कि इसके सारे के सारे, जब हम बैटरी को ऑन करते हैं, बैटरी के साथ इसको कनेक्ट करते हैं, तो सारे के सारे कैपेसिटर चार्ज हो जाते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? एक सर्किट ही तो है, लेकिन इस सर्किट में कुछ खास बात है, तभी इसको हम याद रखते हैं। खास बात पता क्या है? अगर C1 और C2 को डिवाइड करके देखें, C1 बटे C3, सॉरी C1 और C3 को, और C2 और C4 को डिवाइड करके देखें, और अगर इनकी वैल्यू बराबर आ गई, इन दोनों का रेशो और इन दोनों का रेशो, अगर ये बराबर आ गया, इसका रेशो और इसका रेशो बराबर आ गया, तो भाई साहब ये व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाता है बैलेंस। क्या बोलते हैं इसको? बैलेंस। ये बैलेंस्ड हो गया। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की खासियत ये होती है बच्चों, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की खासियत ये होती है कि उसमें ना ये दो पॉइंट हैं, जो ये एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये दो पॉइंट, इनका पोटेंशियल सेम होता है। मान लो ये 15 वोल्ट है इसका पोटेंशियल, तो इसका भी 15 ही वोल्ट होगा। और जब दो पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है तो उनके बीच में अगर कोई वायर कनेक्ट है, कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट है, कोई कैपेसिटर कनेक्ट है, कोई वायर कनेक्ट है, कुछ भी कनेक्ट है, उसमें करंट जाएगा ही नहीं, क्योंकि भाई साहब करंट चलता है पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। अब यहाँ पे पोटेंशियल 15 वोल्ट है, यहाँ 15 वोल्ट है, तो दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ वो जीरो नहीं हुआ क्या? पोटेंशियल डिफरेंस 15 माइनस 15 जीरो वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसमें करंट जाएगा ही नहीं, मतलब ये चार्ज होगा ही नहीं। ये होता है
व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये चार्ज नहीं होगा, ये चार्ज नहीं होगा, इसमें करंट नहीं जाएगा, तो इसे लगा रहने का फायदा ही क्या है, आप इसको हटा सकते हैं। यही काम करना होता है हमको। हमारे सिलेबस में ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, और वो भी बैलेंस वाला है, नॉन बैलेंस वाला नहीं है, सिलेबस में बैलेंस वाला व्हीटस्टोन। तो जब भी ये दो आपस में इक्वल होंगे। अच्छा, ये शेप तो हम ना एकदम देख के पहचान लेते हैं, लेकिन इसके अलावा भी शेप आपको कंफ्यूज करने के लिए दी जा सकती है, जैसे ये वाली शेप। अगर इस कैपेसिटर को हटाऊं तो ये वाली शेप, ये C1, ये C1 का काम करेगा, ये मतलब इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं। ऐसे देखो, ये व्हीटस्टोन ब्रिज ऐसे भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। ये C1 है, ये रहा C1, ये सामने C3 है, ये रहा C3, ये इधर C2 है, ये रहा C2, ये C4 है, ये रहा C4, ठीक है। और बीच में ये यहां से यहां कनेक्ट C5 है, ये रहा C5, C5, ये हो गया। तो ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये भी व्हीटस्टोन। इस शेप में दिखता है तो एकदम पहचान लेते हैं, इस शेप में हम जरा कंफ्यूज हो जाते हैं। पर अब के बाद आपको ये याद रहना चाहिए, आज के बाद। अब अगर इन दोनों का रेशो, इसका और इसका रेशो बराबर है, तो ये देखो यहाँ पे C1 और इसका रेशो करो, इन दोनों का रेशो करो, तो C/C बराबर इन दोनों का रेशो करो, इन दोनों का C2 और C4 का, ये भी कितने हैं C और C, तो C/C। सर ये तो बराबर है, 1 बराबर 1 आ गया, तो इसका मतलब इस बीच वाले में करंट ही नहीं जाएगा, इसमें करंट नहीं जाएगा। आप इसे हटा सकते हैं, हटा दो इस सर्किट में से इसको। जब आप इसको हटा देंगे तो फिर ये बचेगा, ये हट जाएगा, ये इन दोनों पॉइंट्स के बीच में से ये हट जाएगा, सेम पोटेंशियल आ जाएगा, इन दोनों के बीच में से हट जाएगा। अब देखो सर्किट कुछ ऐसा नजर आएगा आपको। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर दूं, अब सर्किट दोबारा बनाने जा रहा हूं। मैं यहां बनाने जा रहा हूं इस सर्किट को, तो ये थोड़ा सा किस तरह से नजर आएगा आपको जरा दिखा देते हैं। ये क्या हो गया, ठीक है बच्चों। तो अब ये सर्किट दोबारा बनाने जा रहे हैं। तो सर्किट में ऊपर ये रेजिस्टेंस था, नीचे ये 3 थे, तो 3 में से एक को हटाने जा रहा हूं मैं। पहले तीनों बना देता हूं, फिर हटाऊंगा बीच में से, ताकि आपको आइडिया रहे। ये तो यहां कनेक्ट है, ये यहां कनेक्ट है, ये यहां कनेक्ट है, ये हट चुका है, ठीक है। फिर एक यहां पे भी था, यहां से यहां ये कनेक्ट है, ए और बी के बीच में, तो ये हट चुका है। एक यहां पे भी है, ये वाला, ये रहा, एक ये रहा, ठीक है। ये हट गया बीच में से। अगर ये हट गया तो फिर ये देखो, ये दोनों तो ये तो है ही नहीं बीच में, ऐसे समझो, मैं हटा के ही दिखा देता हूं उसको। ये तो है ही नहीं यहाँ बीच में, समझो ये है नहीं। अब ये दोनों तो आ गए, अब ये दोनों तो आ गए बच्चों सीरीज में, ये दोनों भी आ गए साफ साफ सीरीज में। अब सीरीज में C1 मान लो, ये भी C है, ये भी C है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा। सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, 1 में C इक्विवेलेंट बराबर 1 में C1 प्लस 1 में C2। दोनों C1 और C2 C तो है, C रख दिया मैंने, तो ये आ गया C इक्विवेलेंट की वैल्यू 1/C इक्विवेलेंट की वैल्यू 2/C। उल्टा कर लो, C इक्विवेलेंट आ गया बच्चों C/2, ये फॉर्मूला। तो ये आ गया आपका C/2। तो C/2 के हिसाब से ये भी C/2, दोनों मिलकर ये भी C/2, ये C है क्योंकि ये सारे C थे, ये भी C था, ये भी C था।
तो ये C/2 इन दोनों को हटा के लगा दो, इन दोनों को हटा के लगा दो, और फिर C। तो अब देखो इन दोनों को हटा के A और B के बीच में मैं सीधे पहले ये लगाने जा रहा हूँ। A और B के बीच में देखो ये इधर A से कनेक्ट है और फिर ये B से, तो C/2 लग गया। इन दोनों को हटा के ये C/2 लग गया। फिर इसको हटा के ये भी B तक कनेक्ट है, ये भी C/2 हो गया, ये भी C/2 हो गया। और फिर ये भी A और B के बीच में कनेक्ट है, तो ये C हो गया। अब ये तीनों किस में दिखाई दे रहे हैं मेरे को? पैरेलल में, A और B के बीच में। तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई। पैरेलल में क्या हो जाएंगे? सारे के सारे ऐड हो जाएंगे सीधे सीधे। तो C1 प्लस C2 प्लस C3, तो C/2 प्लस C/2 प्लस C, आंसर आ गया 2C। यही हमारा जो आंसर है, बिल्कुल आसान। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गई होगी बात कि किस तरह से हमने इसको किया है। ठीक है ना? चलो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार फिर से नीचे करके। ये था हमारा फर्स्ट, हो गया हमारा, है ना। सेकंड पढ़ते हैं अब। ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट डिक्रीजेस, एक्सप्लेन। हाँ, ये थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। आपके पास जो क्वेश्चंस बनाते हैं थ्योरी से, तो थ्योरी से बनाया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये थ्योरेटिकल है, डेरिवेशन में कराया जाता है। मैं एक बार याद दिलाता हूं आपको कहाँ पे कराते हैं। तो मैं आपको बताता हूं, इधर साइड में यहाँ पे बता देता हूं। थोड़ा स्लो चल रहा है। हो गया। चलो, ये कहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड में। सेकंड में क्या बोला इसने कि मान लीजिए हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो जब उसको हम चार्ज करते हैं, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा चार्ज करते हैं, तो उसकी प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कितना होता है? E बराबर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। दो प्लेट की वजह से दो इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं, दोनों को ऐड करते हैं। पहली प्लेट की वजह से सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, दूसरी प्लेट की वजह से भी सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं। पहली प्लस वाली प्लेट में से फील्ड बाहर निकल रहा होगा और माइनस वाली प्लेट में फील्ड अंदर जा रहा होगा, तो दोनों सेम होते हैं, ये समझ लीजिए, एक ही डायरेक्शन में होते हैं। तो नेट फील्ड कितना आ गया ये सॉल्व करके? सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। अब अगर हम इसमें इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक भर दें इतने के अंदर, ठीक है ना, बैटरी से कनेक्शन काट रखा है इसका, बैटरी नहीं है, तो अगर इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक भर दोगे तो भाई साहब इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो पहले से कम हो जाएगा। जो नया इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E डैश हो जाएगा और उसकी वैल्यू पहले इलेक्ट्रिक फील्ड से K टाइम्स कम हो जाएगी। तो पहला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, और अब हो गई K टाइम्स कम, तो ये हो जाएगी सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट K। और ये आपने कहाँ पढ़ा है? ये तो हर जगह ही पढ़ा है आपने। कूलाम्स लॉ में भी पढ़ा है कि अगर कहीं मीडियम आ जाए तो फील्ड K टाइम्स कम हो जाता है। वहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पढ़ा है कि कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है, अगर वहाँ पे मीडियम भर दिया जाए तो वहाँ पे फील्ड E बटे K हो जाता है। तो वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया है बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद क्या बोला इन्होंने, जरा उसे भी देखते हैं। ये तो हो गया, ये पूरा डेरिवेशन भी इसका है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है और कैसे है। डिक्रीज हो गया फील्ड, एक्सप्लेन करना था कैसे, तो हमने वो भी कर दिया। अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट डिक्रीजेस एक्सप्लेन कर दिया ये तो हमने। अब थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। ए कैपेसिटर A of capacitance C having charge Q connected across another uncharged capacitor B of capacitance 2C, ठीक है। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन एंड द चार्ज लॉस्ट बाय कैपेसिटर A। दो चीजें पूछी हैं इसमें, चलो बताते हैं। चलो बताते हैं। जब एक क्वेश्चन में ना ज़्यादा बड़ा वो हो जाता है, ये थोड़ा स्लो हो जाता है, फिर ये बहुत देर में
वो करके आता है। हो गया? अभी भी नहीं हुआ। तो ये जो है बच्चों थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। चलो जरा इसको देखते हैं कहाँ तक पहुंची बात। इसका इंतजार ही करना पड़ेगा जब तक ये पूरे तरीके से, हाँ हो गया ठीक। चलो अब जरा थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट में इन्होंने क्या दिया? इन्होंने कहा एक कैपेसिटर है सी, दूसरा इसको चार्ज कर दिया, पहले इस पे चार्ज आ गया मान लो क्यू। अब दूसरे अनचार्ज कैपेसिटर के साथ इसको हमने कनेक्ट कर दिया। अनचार्ज कैपेसिटर कितना है? 2C। तो अब ये बताना है कि अनचार्ज कैपेसिटर के साथ अभी इस पे फिलहाल कोई चार्ज नहीं, अब क्या होगा? देखो अगर कोई चार्ज कैपेसिटर किसी दूसरे अनचार्ज कैपेसिटर के साथ या चार्ज कैपेसिटर के साथ भी हम कनेक्ट करते हैं तो वो आपस में एक दूसरे पे चार्ज भेजते हैं। अब इसके पास तो चार्ज है ही नहीं, तो कौन भेजेगा? ये भेजेगा अपना चार्ज, कुछ चार्ज इस पे भेज देगा। इस प्रोसेस को कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अब मान लो इसने इस पे कुछ चार्ज भेजा, अब इस पे जो चार्ज है, इसका जो चार्ज है वो मान लो Q1 हो गया और इस पे Q2 हो गया, ठीक है। अब क्यों भेजेगा? तो भेजता इसलिए है क्योंकि इसका पोटेंशियल पहले V1 था और इसका पोटेंशियल V2 था। V2 तो 0 था, ठीक है, और V1 कितना था? V1 था Q बराबर CV फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, Q बराबर CV वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो V बराबर आता है Q बटे C। इसका मतलब इस पे पोटेंशियल था Q बटे C। तो एक पे पोटेंशियल है, एक पे पोटेंशियल नहीं है, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट चलने लगता है, मतलब चार्ज चलने लगता है। तो चार्ज यहां से चल के यहां पहुंच गया और जब तक चलता रहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। तो दोनों पे पोटेंशियल कितना हो गया? मान लो V हो गया बच्चों, ठीक है। दोनों का पोटेंशियल एकदम बराबर हो गया और वो कितना हो गया? V हो गया, ठीक है। तब तक चलता रहेगा जब तक इनका, जब पोटेंशियल बराबर हो जाएगा दोनों कैपेसिटर का तो ये चार्ज का चलना बंद हो जाएगा। अब फॉर्मूला बनाओ यहां से, देखो पहले चार्ज कितना था और अब चार्ज कितना है, वो तो सेम ही रहेगा ना। इस सर्किट में पहले चार्ज कितना है? Q। कैसे सर, कैसे पता आपको? अरे देखो तो इस कैपेसिटर पे चार्ज था Q, इस पे तो था ही नहीं, 0 था, तो Q प्लस 0 कह लो। और अब इस सर्किट में कितना चार्ज है? तो उधर है पहले कैपेसिटर पे Q1 और प्लस Q2। अब चार्ज बढ़ थोड़ा ही ना जाएगा, चार्ज तो कंजर्व रहता है। पहले पूरे सिस्टम पे जितना चार्ज था अब भी इसने अपना चार्ज कुछ इसको दे दिया, वो एक अलग बात है, पर दोनों का मिला के चार्ज उतना का उतना ही है। तो कैपिटल Q की वैल्यू यहां से रख सकते हैं आप C इंटू में V1। अब कैपिटल Q तो दिया है, V1 तो दिया भी नहीं, Q को Q ही रहने दो आप, ये तो दिया ही है। Q1 की वैल्यू निकाल लो यहां से, तो वो हो जाएगी C Q1, Q बराबर CV, तो C इंटू V, Q1 बराबर प्लस Q2, ये है 2C, तो 2C इंटू में V। अगर यहां से आप V की वैल्यू निकालेंगे कॉमन लेके तो ये हो जाएगा 3CV बराबर Q, तो V बराबर आ जाएगा Q बाई 3C। लो जी, ये आ गई इसकी कॉमन वोल्टेज, दोनों की जो कॉमन वोल्टेज है, दोनों कैपेसिटर्स की कॉमन वोल्टेज ये आ गई, V बराबर Q बटे 3C। अब कहानी यहां पे एक और आती है, वोल्टेज तो हमने निकाल ली, दोनों का कॉमन वोल्टेज का फॉर्मूला पूछा था वो निकाल दिया हमने। और क्या पूछा? और पूछा है कि ये बताओ इस पे से इस पे कितना चार्ज गया। तो मतलब अगर हमारे पे ये पूछा जाए Q1 की वैल्यू, तो क्या Q1 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। Q1 कितना है? Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V1। C1 इसका कैपेसिटेंस C है और V इसकी वोल्टेज V है, तो C इंटू कॉमन वोल्टेज क्या निकल के आई? Q बटे में 3C, C से C काट दो, ये आ जाएगी Q बाई 3। Q1 की वैल्यू आ गई बच्चों, Q1 की वैल्यू।
तो ये आ चुकी है Q/3। एक बात बताओ, पहले इस पे कितना चार्ज था पहले कैपेसिटर पे, कैपिटल Q, और अब कितना रह गया Q/3। तो कितना चार्ज इसने अपना दे दिया, छोड़ दिया, वो चार्ज वो दूसरे पे चला गया, तो हम उसी को कहेंगे कि इसने कितना चार्ज अपना सप्लाई कर दिया। चार्ज सप्लाई टू सेकंड कैपेसिटर या अनचार्ज कैपेसिटर, अनचार्ज कैपेसिटर। तो कितना चार्ज है वो, पहले था Q सर इस पे टोटल, उसमें से अब रह गया Q/3, तो उसे माइनस कर दो, तो जितना चार्ज इसने अपना दे दिया वो बचा 2Q/3। यही है दूसरे पर सप्लाई चार्ज, वही तो Q2 है, दूसरे पे जो चार्ज आया वही तो Q2 है। Q2 निकाल लो, अरे पहले पे से जितना चार्ज गया सारा का सारा सेकंड वाले पे ही तो गया, वही Q2 है। Q2 की वैल्यू निकाल लो आप, Q2 समझ में आ जाएगा आपको कि Q2 की वैल्यू क्या है, यही पूछी थी उन्होंने, कहा था कि पहले कैपेसिटर पे चार्ज है, दोनों को कनेक्ट किया, दूसरे पे कोई चार्ज नहीं है, जब कनेक्ट करेंगे तो पहले का कुछ चार्ज सेकंड पे चला जाएगा, वो बताओ कितना गया। तो सेकंड पे आने वाला चार्ज ही तो हमें कैलकुलेट करना है, तो कर लिया हमने, वो आ गया Q2 बराबर 2Q/3। ठीक है, चलो एक बार जरा देख लो, अब हमारा ये सवाल लगभग कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, ये हो गया, दोनों चीजें पूछी थी यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, बाद में मतलब कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी निकाल लिया हमने V, और कितना चार्ज उसने लॉस्ट किया, पहले कैपेसिटर ने कितना चार्ज, तो दूसरे कैपेसिटर पे जितना चार्ज आया वही उसने पहले ने लॉस्ट किया। अब इसमें यहाँ पे एक सवाल और दिया हुआ है, ये सवाल जो है यहाँ पे अलग से, मतलब ये ना उसी क्वेश्चन में ना दो पार्ट होंगे, या तो ये करना है या ये करना है, और लगा के रखे हैं ये पार्ट, ये वाले, तो या तो ये करना है या ये करना है। तो दूसरा भी पढ़ लेते हैं, चलो ये वाला भी जो और वाला पार्ट है, इसमें क्या कहा, 2 slabs of dielectric constant 2K and K fill the space between the plates of parallel plate capacitor of plate area separation shown in figure, find the expression for ये तो मैं करा चुका हूं पहले, ये वाला क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन यहाँ गलत लग गया शायद, इसकी डायग्राम था यहाँ पे इस तरीके का, और उसमें कुछ पार्ट में तो K भरा हुआ था ये, और कुछ पार्ट में 2K भरा हुआ था, इस तरीके से 2K भरा हुआ था, तो इसका नेट कैपेसिटेंस निकालना था, तो K और 2K इन दोनों को अलग करके मैंने दिखाया था, ये सवाल हम कर चुके हैं। ठीक है, तो बाकी कुछ नहीं बचा, और 2022 वाले जो ये सॉरी 23 वाला जो ये क्वेश्चन रह गया था हमारा, एक नहीं तो पूरी केस स्टडी थी, एक क्वेश्चन नहीं 3-4 क्वेश्चन थे, तो ये हमने आज इतना ही करेंगे। बाकी बच्चों कल 2021 वाले क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि 22 के कर लिए हमने, 23 के कर लिए। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ये सब आपको करना है, ये आपकी ड्यूटी है, मैं अपनी ड्यूटी कंप्लीट कर रहा हूँ, आप अपनी ड्यूटी करिए और चैनल को ग्रो कराइए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। ठीक, चलिए कल मिलते हैं बच्चों।